जय हिंद दोस्तों, माननीय रक्षा मंत्री जी के जितने भी आप वीडियो देखेंगे आपको लगेगा बड़े हृदय से और दिल से बोलते हैं। और ये दो वीडियो दिखाऊंगा, आपको ध्यान से सुन। जैसे आप हैं वैसे मैं भी, आप भी नंबर 1 हैं, हम भी नंबर 1 हैं। सर्विसमैन वास्तव में यक्ष नहीं होते, यानी कभी भी रिटायर वह नहीं करता, के प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूँ। और हमने आपके कल्याण के लिए अनेक कदम भी उठाए हैं, चाहे वह 1 रैंक 1 पेंशन लागू करना हो, ECHS स्कीम को और मजबूत करना हो, या फिर रीसेटलमेंट और वेलफेयर के लिए किए गए प्रयास हों। सरकार की डिसिप्लिन बनाकर रखना या किसी साधना से कम नहीं है। हमारी सरकार यक्ष सर्विसमैन और वीमेन के कल्याण के लिए निरंतर कार्यरत है। ना 1 रैंक 1 पेंशन का भी जिक्र किया है। एक्स सर्विसमैनों के साथ उन्होंने एक संबोधित वीडियो है, और एक सर्विंग सोल्जर हैं या जेसीयू हैं अफसर है, उनके साथ उन्होंने वीडियो बनाया। और ये वीडियो पिछले सप्ताह के एक 21 दिसंबर का है और एक 29 दिसंबर का है। मैं बात कर रहा हूं, एक है आप बार कॉलेज मो में जाते हैं, जब किस तरीके से कहते हैं कि लोग यहां मुस्कुरा नहीं रहे, लग रहा है ये भी एक अनुशासन का हिस्सा है। और ये भी बात कही कि आपका जो बैठने का तरीका है, बात करने का तरीका है, शायद ऐसा पॉलिटिशियन में हो जाए तो देश का उद्धार हो जाए। मतलब राजनेता भी कितने पढ़े लिखे सक्षम ब्यूरोक्रेट्स देखे, लेकिन इस तरह का अनुशासन सिर्फ और सिर्फ सेना में मिलता है, इस तरह की सफाई सेना में मिलती है, इस तरह का लेआउट सैनिकों का होता है, इस तरह आपको काम के प्रति आपका जो डेडिकेशन है वो उन्होंने देखा है। मतलब राष्ट्र सेवा के प्रति यदि आप कोई कमिटेड है, उन्होंने कहा यदि कोई सबसे ज्यादा है तो वो सैनिक होते हैं। हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूं। स्थान थोड़ा बदलता रहता है। आप भी नंबर 1 हैं, हम भी नंबर 1 हैं। एक कहावत है, शायद आपने सुना होगा कि मेन आर वैल्यूड अकॉर्डिंग टू द पोजीशन दे ऑक्यूपाई। मनुष्य का मूल्यांकन इस आधार पर होता है कि किस स्थान पर वह बैठा हुआ है, किस स्थान पर बैठा हुआ है, इसीलिए उसका उस आधार पर मूल्यांकन होता है। मनुष्य तो सब है, क्योंकि कम से कम हाई स्कूल तक तो मैथमेटिक्स आप सबने पढ़ी होगी या 8th क्लास तक तो पढ़ी होगी। जैसे 111 तो पहला जो 1 है उसकी वैल्यू 1 है, और नहीं, पहला 1 जो है उसकी वैल्यू 100 है, और बीच वाला जो 1 है उसकी वैल्यू 10 है, और अंत वाला जो 1 है उसकी वैल्यू 1 है। यानी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन के साथ भी उन्होंने जो संबोधन किया, उन्होंने कहा कि ये जो आपका त्याग है, बलिदान है, सबसे ऊपर है। 1 रैंक 1 पेंशन की बात कही, देश में खतरे को लेकर के बात कही। उन्होंने कहा है कि भारत बहुत भाग्यशाली नहीं है, शांत या बेफिक्र होकर हम नहीं बैठ सकते, राजनाथ सिंह ने सैन्य कर्मियों से कहा। अब इन सब चीजों का विश्लेषण करने से पहले, इनकी बात को हृदय से सुनने से पहले लगता है कि दिल से कह रहे हैं, लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी आपकी क्या मजबूरी है कि 1 रैंक 1 पेंशन में जो आपने दिया, हम आपका धन्यवाद कहते हैं। आपके डिपार्टमेंट DSW ने भी काफी प्रचार प्रसार किया, आपने जश्न भी मनाया दुपे छुपे, आपने कुछ जवानों को बुला करके और इंटरव्यू करना था, वो आपका रुक गया। लेकिन इसके साथ ही आप देख रहे हो कि आज इतनी समस्या है कि भूतपूर्व सैनिकों को एक संगठन बनाना पड़ रहा है, और ऑलरेडी संगठन है, लेकिन इसलिए बनाना पड़ रहा है कि मिलिट्री सर्विस पे कि आप समझ सकते हो कितनी बड़ी विसंगति, उसको लेके हाई कोर्ट से लगाकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। आज मैं भारत के सभी पूर्व सैनिकों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी ने मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में स्पेशल लीव पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, जो जनवरी 1st वीक में या 2nd वीक में इसकी सुनवाई होगी। आप सबसे आग्रह है कि वॉइस को सपोर्ट करिए, वॉइस के साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। अपना समय खर्च कर रहे हैं, अपना कीमती पेंशन का पैसा खर्च कर रहे हैं। 1 रैंक 1 पेंशन, कोई भी हम आंदोलन करते हैं उसके लिए भी हम अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, समय खर्च कर रहे हैं, और आपके सामने बार बार गए हैं और जा रहे हैं और जाएंगे। लेकिन आपने बिल्कुल हृदय से, जितना हृदय से आप बोलते हो उसका आपने एक बार भी
कोई भी डेलीगेशन नहीं दिया कि ताकि जाकर के एक्स सर्विसमैनों की समस्या सुना जाए। वन रैंक वन पेंशन की आखिर विसंगति क्या है? क्यों हम माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाएं? क्यों हम एएफटी या हाई कोर्ट में जाएं? क्यों बहुत सारे डिसेबल पेंशन रुक जाती है, उनको लेकर के रिट याचिका हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाती है? बहुत सारे ऐसे उदाहरण आ रहे हैं। माना के पैसे की कमी है, माना के पैसे की कमी है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या जवानों का, जिसको 1 या 2 रुपए मिलता है, उसी का पैसा क्यों काटा जाए? जिनको लाखों दे रहे हो, जिनको करोड़ों दे रहे हो, उनकी कटौती क्यों नहीं की जाती है? एक गरीब किसान, एक गरीब परिवार से एक आता है, आपको मैं वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें कर्नल कश्यप साहब से एक रिपोर्टर पूछ रहे हैं। इंडियन फौज में ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो कैंडिडेट आते हैं वो सबसे ज़्यादा गरीब लोग ही आते हैं, अमीरों के बच्चे आना ही नहीं चाहते हैं। तो आप ही क्यों मरते हो? देखिए, लग्जरीज और ये मोबाइल वाला कल्चर भी इतना ज़्यादा वो हो गया है, और पार्टीज वार्टी से लेकर के। सो एक बच्चा अगर वो बचपन से सॉफ्टी जन्म हुआ है, सॉफ्टी रहा है, मुझे दूध चाहिए और घी चाहिए, मक्खन चाहिए, वो फिर मतलब वो हमारे लायक भी नहीं है। क्या भारतीय सेना के अंदर गांव के लोग या किसान मजदूर के लोग ही क्यों सोल्जर बन के जाते हैं? उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जो अब बैठ करके रजाई में बैठा है, जिनके माँ बाप उस बच्चे को आइसक्रीम दे रहे हैं, क्रीम बटर पनीर खा रहा है, और कोई उसने फिजिकल वर्क नहीं किया है, वो उसने अभाव में जिंदगी नहीं जी है, तो वो सेना में जाना भी नहीं चाहिए। वो चला जाएगा तो वो भगोड़ा होके आ भी जाएगा, क्योंकि मन से मजबूत नहीं है। शरीर से मजबूत सेना बना देती है, मन से मजबूत आपको बनना पड़ेगा। लेकिन माननीय रक्षा मंत्री जी, ये भी आपको देखना होगा कि इस तरीके से कौन वॉलंटियर सेना में जाएगा? आज अभाव में लोग जा रहे हैं, और देश प्रेम जिस जाकर के जब उनका चीजें बदलती हैं कि रिटायरमेंट मरने तक वो देशभक्ति और देश प्रेम की भावना से जीता है एक सेल, चाहे वो सर्विंग सोल्जर हो चाहे रिटायर वाला हो। वो कभी भी नहीं चाहता कि हम इतना बड़ा एजिटेशन करें। अब आगरा में 12 जनवरी को बहुत बड़ा FVA यानी आप समझ सकते हो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन एक मंथन और मंत्रणा करने जा रही है कि हम जंतर मंतर पर अब हम कब बैठे, रामलीला मैदान पे कब जाएं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप नहीं सुन रहे हो, कम से कम आपके ब्यूरोक्रेट नहीं सुन रहे हैं, और आप इतने हृदय से जवानों के साथ जुड़े। तो हमारी आपसे प्रार्थना है कि कम से कम इनसे बात तो कर लीजिए। फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन से संबद्ध सभी संगठनों और उसके लाखों सदस्यों को नमस्कार, जय हिंद। साथियों, कई दिनों से सूचित किया जा रहा है कि अगले महीने 12 जनवरी 2025 को हम लोग आगरा के अंदर हमारी एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग, या जिसको हम ऑल इंडिया डेलीगेट्स मीटिंग भी कह सकते हैं, उसका आयोजन करने जा रहे हैं। आयोजन का जिम्मा फेडरेशन की एक इकाई आगरा की ही है, जिसके कि प्रेसिडेंट कैप्टन दीवान सिंह जी हैं, वो उसकी पूरी व्यवस्था संभाल रहे हैं। सभी पूछ रहे थे उसकी वेन्यू के बारे में, तो उन्होंने वेन्यू फाइनल कर दिया है। वेन्यू है लता होटल एंड रिसोर्ट्स, लता होटल एंड रिसोर्ट्स, जो कि आगरा जयपुर हाईवे के ऊपर स्थित है। आपको एक प्रोमिनेंट प्लेस पे होने की वजह से ढूंढने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और नॉर्मली आगरा कैंट, आगरा फोर्ट और आगरा बस स्टैंड से लगभग 13-14 किलोमीटर की दूरी पर यह होटल स्थित है, जिसके ऊपर आप आसानी से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आशा है जो भी साथी आ रहे हैं उन्होंने अपना रिजर्वेशन करवा लिया होगा, और नहीं करवाया तो जल्दी करा लें, सर्दियों का टाइम है, क्योंकि रिजर्वेशन में भी दिक्कत आएगी। दूसरा, क्योंकि सर्दी का पीक सीज़न चल रहा है, इससे सभी गर्म कपड़ों का ख्याल रखें। ECHS का कार्ड अपने साथ रखें हमेशा, और अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना है। अपनी सुरक्षा के लिए हम स्वयं ही जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। इसके अलावा पहले भी आपसे आग्रह किया गया था कि आपके आगरा पहुंचने की और आगरा से रवाना होने का जो शेड्यूल है, उसके बारे में कैप्टन दीवान सिंह जी और उन्हीं के असिस्टेंट है हवलदार मेहताब सिंह, इन दोनों को आप नोट करवा सकते हैं, या फेडरेशन की ईमेल आईडी के ऊपर भी आप अपनी सूचना भेज सकते हैं। कैप्टन दीवान सिंह जी के नंबर हैं 9548173806 और मेहताब सिंह जी के नंबर हैं 7017915747।
FA की मेल ID आप सभी को ज्ञात होगा, fvaunity@gmail.com। और जो एजेंडा पॉइंट्स है मीटिंग में जिनके ऊपर हमें विचार करना है, उनके लिए भी आपसे आग्रह है कि 31 दिसंबर 2024 तक फेडरेशन की ईमेल ID के ऊपर अपने अपने एजेंडा पॉइंट्स आप ज़रूर भेज दें। साथियों, जब से फेडरेशन की मीटिंग का समाचार हवा के अंदर फैला है, तब से ही कुछ लोगों की बेचैनी पता नहीं क्यों बढ़ गई है। आए दिन इस प्रकार के उल जुलूल सवाल और दलीलें व्हाट्सएप पे देखने को मिल रही हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि फेडरेशन कभी भी किसी भी संगठन के अंदरूनी मामले के अंदर कोई इंटरफेयर नहीं करता, ना किसी को बिन मांगे हमको सलाह देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग क्यों फोकटिया सलाहकार और एडवाइज़र बन करके आके खड़े हो जाते हैं मैदान के अंदर। पिछले 2-3 दिनों से भी मैं देख रहा हूँ कि कई तरीके की अनर्गल बातें चल रही हैं। तो मैं फेडरेशन के सभी सदस्यों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप ये जो इस प्रकार के जो र्यूमर मॉन्गर्स हैं, इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें। ये महत्वहीन लोग हैं, दे आर बेसलेस पीपल, डोंट पे हीड टुवर्ड्स व्हाट दे आर सेइंग। हमको हमारे मिशन के ऊपर कंसंट्रेट करके चलना है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं इन्होंने पहले भी इस आंदोलन को ख़राब किया था और उनकी दिली इच्छा है कि किसी भी प्रकार से पूर्व सैनिकों का आंदोलन सफल नहीं हो। उसमें रोड़े अटकाने के लिए ये हमेशा कुछ ना कुछ बाधाएं उत्पन्न करते ही रहेंगे। इसलिए इनसे आप सभी को सावधान रह करके आगे बढ़ना है। और मैं रेपुटेशन की कॉस्ट के ऊपर दोबारा कह रहा हूँ कि फेडरेशन को मुफ्त के सलाहकारों की आवश्यकता नहीं है। जो आदमी फेडरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है, मेहरबानी करके अपने बुद्धि के पिटारे को अपने पास संजो करके रखें, आपके काम आएगा। या फिर आपके संगठन को मजबूत करने में आप अपनी ताकत लगाइए। ये ताकत झांकी करने और दूसरे लोगों की कमियां निकाल करके अपने आप को श्रेष्ठ साबित जो करता है वो नहीं कर पाता है, ये आपको समझ लेना चाहिए। मैं लास्ट में आप सभी से पुनः प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मिशन पे ध्यान रखें। हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग होने जा रही है। इसके अंदर हम फेडरेशन का क्या रुख होगा, कैसे सरकार से वार्ताएं करेंगे, क्या रैलियां होंगी, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, उसके बारे में बैठ कर के हम सभी वहाँ निर्णय करेंगे, न कि कुछ चंद उठाए गिरों के कहने में आकर के फेडरेशन कोई निर्णय लेगा। फेडरेशन एक बहुत ही एबल्ड लोगों का टीम और सदस्यों को लेकर के बैठा हुआ है। दिनों दिन इसकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। लोग बाग बहुत ही उत्सुकता के साथ में फेडरेशन की तरफ देख रहे हैं। हमें उनकी आशाओं पे खरा उतरना है। हमें ये जो हवा के अंदर बम छोड़ने वाले हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना है और अपनी ताकत को बचा करके रखिए। हमारी ताकत को हम सकारात्मक कामों में ही यूज में लेंगे। जय हिंद। अर्जुन सिंह राठौड़। मत मानिए, मत दीजिए, लेकिन बात कर लिए ताकि हमें लगे कि आप हमारी बात सुन तो रहे हो। हमें आपके ऊपर जितना आप हम पर विश्वास करते हो, हम आपसे 4 गुना आप पर भरोसा करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो तमाशा चल रहा है 2 साल से, क्या आपके पास इसकी रिपोर्ट नहीं जाती होगी? सबको रिपोर्ट जाती है। और इस बात को लेकर भूतपूर्व सैनिक भी ज्यादा उन्हें संतोष नहीं इस बात का कि हमें इस तरीके के एजिटेशन करने पड़े। हम राष्ट्रभक्त हैं, हम अपनी आइडेंटिटी छोड़कर हम क्यों सरकार के ऊपर आक्षेप लगा रहे हैं? क्योंकि हमारी मजबूरी है, क्योंकि देश में ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है, जैसे ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल की, आपने मान ली, किसानों ने हड़ताल किया, किसी यूनियन ने हड़ताल की, आप मान लेते हो। अब हमारे पास हड़ताल का विकल्प है नहीं, आप हमें उस विकल्प की तरफ क्यों धकेल रहे हो? जब विकल्प की तरफ जाते तो खुद भी अंदर से हमारा दिल गवाही नहीं देता कि हम इस तरीके से नॉर्मल जनजीवन को अस्त व्यस्त हो या सरकारी संपत्ति को नुकसान हो, फिर भी हम अनुशासन तरीके से आपसे परमिशन लेकर के अपनी बात को रखते हैं ताकि हमारी बात आपके तक जाए। हम वो दबाव और प्रेशर वाली एजिटेशन नहीं करना चाहते, लेकिन आपको ये बात सुनना होगा, क्योंकि जो आपने वीडियो डाले हैं दोनों, उसमें हमें लगा कि आपके दिल में है। आखिर क्या मजबूरी है कि आप 2 कदम आगे आकर के सैनिकों की बातें सुन नहीं रहे? मानने की बात अलग है, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन आपने 1 देखा, 1 के बाद शांति रही, लेकिन 1 का जो था मान ली सुप्रीम कोर्ट तक गया। मान लो आपने पॉलिसी बनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूर किया, लेकिन 1 रैंक 1 पेंशन 2 में हद हो गई थी कि जो जेसीओ रैंक है, क्या उसकी पेंशन नहीं बढ़नी चाहिए?
समान का मतलब नहीं, समान तो होगी लेकिन उसके उस 5 साल के रेशियो में बढ़नी भी तो चाहिए, क्योंकि जो बाद में रिटायर्ड हो रहा है वो इंक्रीमेंट के साथ बढ़ रहा है, नए डीए नई पॉलिसी बढ़ रहा है, तभी तो वन रैंक वन पेंशन आपने बनाई कि पुराने पेंशनर्स को नए पेंशन के साथ जोड़ा जाए। यहां तो सब उल्टा हो रहा है, तो इस पर आप जरा गौर करिए। आप वन रैंक वन पेंशन 3 का कॉन्सेप्ट आता है, उसमें आप देख सकते हो फिर वही जेसीओ कि ओआरओपी 1 से ओआरओपी 3 10 साल हो गए, लेकिन वो जेसीओ नायब सूबेदार से सूबेदार मेजर ऑनरी, इनकी पेंशन बढ़ी नहीं रही है। इनकी पेंशन पुराने वाले भी सोच रहे हैं कि आखिर हम कौन से इंजन के पीछे लग गए हैं, ना तो ये बढ़ रहे हैं ना हमको बढ़ने दे रहे हैं। मान्यवर, ये सारी चीजें बिल्कुल एविडेंस के साथ आपके सामने जवान प्रस्तुत करना चाहते हैं। आप अपना, उन्होंने कहा था एक जुडिशियल कमेटी बैठा दीजिए, रिटायर्ड जज दीजिए, ताकि वो 1-2 दिन में इस बात को समझें और आपके सामने रिपोर्ट रखें। आप भारत की सरहद पर तैनात सिपाहियों के शौर्य की कहानी रोज सुनते होंगे। भारत की समुद्री सीमा 7,500 किलोमीटर से अधिक है और 15,000 किलोमीटर से ज्यादा हमारे लैंड बॉर्डर्स हैं। हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे सैनिक वहां पर मुस्तैद हैं। साथियों, एक सैनिक जब सेवा से रिटायर करता है तो सिर्फ अपने सर्विस से रिटायर होता है, लेकिन अपना बाकी का पूरा जीवन सर्विसेज द्वारा दिए गए मूल्यों को लेकर जीता है। समाज सेवा और राष्ट्र सेवा 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं, और बॉर्डर पर रहकर भी वह समाज की ही सेवा करता है। और रिटायरमेंट के बाद जब वह सिविल सोसाइटी में वापस आता है तो भी वह समाज और राष्ट्र की सेवा के मूल्यों को लेकर ही जीता है। वो अपने गांव, कस्बे, सुदूर क्षेत्रों में एक मॉडल सिटीजन के रूप में देखा जाता है। उसकी डिसिप्लिन लाइफ और हाई मॉरल स्टैंडर्ड समाज में एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत करती है जिससे वह परिवार, गांव, समाज सबको इंस्पायर करता है। प्रत्येक फौजी अनुशासन, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का एक जीता जागता प्रतिबिंब है। इन्हीं बातों का उदाहरण देकर सिविल सोसाइटी को यह बताया जाए कि कैसे शहीदों का सम्मान राष्ट्रीय एकीकरण का रास्ता प्रशस्त करने का सबसे अच्छा माध्यम है। यक्स सर्विसमैन वास्तव में यक्स नहीं होते, यानी कभी भी रिटायर वह नहीं करता। आप सभी यक्स सर्विसमैन जो उपस्थित हैं, आपको मैं अपने सेवा कार्यों के लिए बधाई देता हूं और आपका आह्वान भी करता हूं कि आप अपने इन मूल्यों और कार्यों से समाज में अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करें। अभी आपने कहा है कि भारत बहुत भाग्यशाली नहीं है, शांत या बेफिक्र होकर नहीं बैठ सकता। हम बिल्कुल इस चैलेंज के लिए, हमारे सामने चैलेंज है। आपने कहा है देश में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को भारतीय सीमा के मोर्चे में कहा हम बहुत भाग्यशाली नहीं है क्योंकि उसे बाहरी और आंतरिक दोनों मोर्चों पर खतरों का सामना करना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री ने सेना के जवानों से हर समय सतर्क रहने को कहा क्योंकि दुश्मन हमेशा सक्रिय रहते हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में मऊ छावनी में जवानों को संबोधित करते हुए आपने सुरक्षा परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए कहा कि भारत बहुत भाग्यशाली नहीं है। उन्होंने कहा है कि उत्तरी सीमा और पश्चिमी सीमा पर लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं। उन्होंने कहा हमें आंतरिक मोर्चे पर भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, बिल्कुल करना पड़ रहा है। और ये वो जवान है जो कि ये तो भूखे भी रहेंगे तब भी मुंह नहीं खोलेंगे, चले जाएंगे, बलिदान हो जाएगा, देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे। लेकिन मैं यही कह रहा हूं, ऐसी व्यवस्था मत बनाइए कि कम से कम ये भी मुंह खोलने लगेंगे तो एक गलत मैसेज जाएगा। श्रीमान, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि शायद ये आप यहां से मैं आपको ट्वीट जरूर करूंगा, आप अपने दोनों वीडियो देख करके जो सेना के जवान आगे अपने कुछ मांगों को लेकर के एजिटेशंस करने जा रहे हैं, आप उनकी बात को गंभीरता से सुनिए, मानिए नहीं मानिए, मैं इसके लिए आपके ऊपर जोर नहीं डाल रहा। धन्यवाद। हैं तीनों वन, हम और आप सब एक हैं। मैं यही मानता हूं। जहां तक बहु क्षेत्र का प्रश्न है, यह अन्य कारणों से ये बहुत ही अपना महत्व रखता है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान होने के कारण यह क्षेत्र हम सबके लिए
मैं मानता हूं कि किसी पुण्य भूमि से कम नहीं है। उनके जन्म स्थान होने के अलावा भी यह क्षेत्र कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण भी माना जाता है। इस कैंटोनमेंट को स्थापित हुए मुझे बताया गया है कि करीब 200 वर्षों से भी ज़्यादा का समय गुजर चुका है और इतने लंबे कालखंड से ही महू कैंटोनमेंट लगातार हमारी आर्म्ड फोर्सेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना हुआ है। साथियों, महू में एक लंबे समय से आर्मी वार कॉलेज, इन्फेंट्री स्कूल और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपनी स्थापना के समय से ही ये संस्थान भारतीय सेनाओं के अफसर्स और जवानों को मिलिट्री स्ट्रेटजीज और युद्ध कौशल में लगातार पारंगत बना रहे हैं। ऐसी ऐतिहासिक संस्थाओं से जुड़े हुए आप सभी जवानों के बीच जाना स्वाभाविक रूप से मेरे लिए एक गौरव का विषय है। और साथियों, आज इस अवसर पर मैं राष्ट्र के प्रति आप सभी की सेवा के लिए भी आपके प्रति हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। आभार नहीं व्यक्त करता हूं, सम्मान व्यक्त करता हूं, क्योंकि आप अपनी दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। इसलिए आभार नहीं, आप जिस शानदार तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं उसके लिए मैं आप सबके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं। आपका समर्पण और आपकी कर्तव्य निष्ठा देशवासियों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा का काम करती है और यही आपकी मेहनत और प्रतिबद्धता ही है जिस वजह से हमारा देश और इसकी सीमाएं लगातार सुरक्षित और सशक्त हो रही हैं। और आप अपनी सेवाओं से राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण से न केवल देशवासियों का विश्वास आप अर्जित कर रहे हैं बल्कि अपने आप में एक मिसाल भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं। और साथियों, आज जब मैं आपके बीच आया हूं तो आपकी एक बात की मैं खुले दिल से यहां सराहना करना चाहता हूं, वह यह है कि जब भी मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में जाता हूं तो मुझे वहां की साफ सफाई बहुत ही आकर्षक लगती है। अब जैसे इस प्रीमाइस में जब मैंने प्रवेश किया यहाँ पर, फिर वही साफ सफाई देखने की मिली। कहीं भी मैं कैंटोनमेंट में जाता हूँ और वह बहुत ही आकर्षक लगती है मुझे। उपलब्ध रिसोर्सेज में बेहतर से बेहतर काम कैसे कर सकते हैं, इससे लोगों को आप लोगों से सीखना चाहिए। और आप जिस तरह से साफ सफाई करके रखते हैं, एक तरह से कहूँ तो जिस तरह से पूरे जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उसको चमका कर रखते हैं, उसे देखकर स्वाभाविक रूप से किसी को भी प्रसन्नता होगी। और अपने कर्म के प्रति जैसा आपका समर्पण है उसे देखकर भले ही मैं रक्षा मंत्री हूं, लेकिन मैं स्वयं भी बहुत ही इंस्पायर, माने प्रेरित अपने को महसूस करता हूं। और मैं कह सकता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा अपील करती है वह है कर्म के प्रति आपकी निष्ठा, अपने दायित्व के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति आपकी निष्ठा, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व का बोध जो आपके अंदर है, और सबसे ज्यादा हम सभी लोगों के लिए इंस्पायरिंग है, प्रेरित करने वाला है। जिस प्रकार से आप हर चीज से ऊपर उठकर केवल राष्ट्र सेवा को ही अपना कर्म मानकर, अपना धर्म मानकर निरंतर लगे हुए हैं, शायद इसी को गीता में निष्काम कर्म योग कहा गया है। बिना फल की चिंता हुए काम करते रहना। और आपका यही निष्काम कर्म ही है जिसने हमारी सेना को एक अलग से मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है। और हम सब जिस पुण्य भूमि पर खड़े हैं, यह बाबा साहब की जन्मस्थली है, जैसा मैंने बताया। वो स्वयं भी निष्काम कर्म के उदाहरण रहे हैं। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा होगा कि समाज के लिए जो काम कर रहे हैं इसको भविष्य में एक्सेप्ट या एक्नॉलेज किया जाएगा या नहीं। जो भी काम उन्होंने किया, कभी इसकी चिंता नहीं की कि हमारे काम को भविष्य में लोगों के द्वारा स्वीकार किया जाएगा, मान्यता मिलेगी कि नहीं, इसकी चिंता नहीं की। उन्होंने हमेशा निष्काम काम भाव से ही देशवासियों की सेवा की है। और आप एक आम इंसान को देखिए तो कुछ भी करने से पहले
वह अपने मन में तरह तरह के कैलकुलेशंस करता है, तरह तरह के इसे कहते हैं कि कल्पनाएं करता है, और मैं जो करने जा रहा हूं इसका फल मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस बात की भी उसे चिंता सताती है। और यदि मिलेगा भी तो कितना मिलेगा, इसे भी कैलकुलेट करना चाहता है। लेकिन यह सब तो आम इंसान की बात है, आप आम नहीं हैं। मैं कह सकता हूं हमारे सेना के जवान खास हैं। आप जब भी कुछ करने की सोचते हैं तो कैलकुलेट नहीं करते हैं, गणना नहीं करते हैं, बल्कि आप ये सोचते हैं कि आपको यह करना ही है। और आपका यही डेडिकेशन, यही समर्पण हम सभी देशवासियों को इंस्पायर करता है, प्रेरित करता है। और साथियों, यहां मैं युवा जोश और परिपक्व यानी मैच्योर्ड अनुभव के मिश्रण को भी देख रहा हूं अपने सामने। जोश और अनुभव का यह मिश्रण निश्चित रूप से हमारी सेना के लिए और इस देश के लिए भी कई मायनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो आप सभी पूरी दुनिया में चल रही गतिविधियों पर खुद नज़र रखते ही होंगे, जानकारी हासिल करते ही होंगे, लेकिन फिर भी देश का रक्षा मंत्री होने के नाते मैं आप सभी से विशेष रूप से यह बात कहना चाहूँगा कि हमें खुद को हमेशा अलर्ट रखने की आवश्यकता है, सदैव सजग रहने की आवश्यकता है। साथियों, यह कहने के लिए तो भले ही पीस टाइम है, शांति का समय है, लेकिन जब मैंने यहाँ पर आकर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि जिस डिसिप्लिन से और जिस डेडिकेशन के साथ आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, यह पूरी ट्रेनिंग आपकी दिनचर्या किसी युद्ध से कम नहीं होती है। और इस प्रकार की डिसिप्लिन को बनाकर रखना, इसके लिए भी डेडिकेशन की आवश्यकता होती है, फॉर्म कन्विक्शन, दृढ़ इच्छा शक्ति की, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हम पॉलिटिशियन से नहीं बैठकर इस प्रकार की डिसिप्लिन बनाना चाहें और हम कह दें, भले ही हम देश के सबसे बड़े पद पर हों, ने सारे पॉलिटिशियन से डिसिप्लिन बनाकर रखेंगे, लेकिन जिस प्रकार की आपकी डिसिप्लिन है उस प्रकार की डिसिप्लिन बनाकर रखना यह किसी साधना से कम नहीं है। और मैं मानता हूं कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं, यह पूरी ट्रेनिंग आपकी दिनचर्या किसी युद्ध से कम नहीं होती है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपकी ट्रेनिंग निश्चित रूप से हमारे देश की सुरक्षा को और भी मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगी। साथियों, यदि सिक्योरिटी सिनेरियो की बात की जाए तो भारत कोई बहुत लकी देश नहीं है, सौभाग्यशाली नहीं है। क्यों? क्योंकि देश की उत्तरी सीमा पर और पश्चिमी सीमा पर हमें लगातार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और इसके अलावा कई बार आंतरिक मोर्चों पर भी चुनौतियां हम लोगों के सामने आती ही रहती हैं। ऐसी स्थिति में हम निश्चिंत होकर नहीं बैठ सकते हैं। हमारे दुश्मन चाहे वे बाहरी हों या आंतरिक हों, वे हमेशा सक्रिय रहते हैं। ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर पैनी नज़र रखनी ही होगी तथा उनके खिलाफ समयोचित और प्रभावी कदम हमें उठाने ही होंगे। और हमारा लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाया जाए, और इस लक्ष्य की प्राप्ति में सेना की भूमिका मैं मानता हूं बेहद अहम है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत के लोग ही नहीं, सारी दुनिया यह मानती है कि भारत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। एक अमेरिका के एम्बेसडर हैं जो भारत में हैं, मिस्टर गारसेटी ने बोलते हुए एक कार्यक्रम में कहा कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर कम टू इंडिया, यदि भविष्य देखना चाहते हो तो बाहर आओ, भारत आओ। इफ यू वांट टू फील द फ्यूचर, यदि भविष्य आप महसूस करना चाहते हो तो भारत आओ। इफ यू वांट टू डू ऑन फ्यूचर, कम टू इंडिया। यदि भविष्य पर तुम करना चाहते हो कुछ तो भारत आओ। पर भारत की साख, यह धमक सारी दुनिया में ये बनी है। ये हम सब लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। मित्रों, आप केवल सीमाओं के रक्षक ही नहीं हैं, बल्कि आप इस राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं।
आपके नेतृत्व और बलिदान का प्रभाव न केवल सुरक्षा के क्षेत्र में बल्कि राष्ट्र निर्माण के हर पहलू में देखा जाता है। आपके युवा और मजबूत कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आपको एक तरफ तो हमारी सीमाओं का भार संभालना है और वहीं दूसरी तरफ विकसित भारत के निर्माण की नींव भी रखनी है। मुझे विश्वास है कि लोहे के समान आपके ये मजबूत कंधे और इस राष्ट्र के निर्माण का भार बेहद आसानी से वहन करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी